दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने आज अपने सुलगते सवालों से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने वो एटम बम गिरा ही दिया जिसकी वो चर्चा बार बार कर रहे थे। संसद के परिसर में पिछले दिनों राहुल गांधी ने दो टूक चुनौती दी थी चुनाव आयोग को कि वो चुनाव आयोग किस तरह से गड़बड़ी करके, घोटाले करके बीजेपी को मदद पहुंचा रहा है, उसके सबूत वो ब्लैक एंड व्हाइट देश के सामने रखेंगे। और राहुल गांधी ने आज वैसा ही किया। चुनाव आयोग की पारदर्शिता, उसके कामकाज की प्रणाली और किस तरह चुनाव प्रक्रिया में फर्जी वोटिंग के जरिए किसी पक्ष को फायदा या नुकसान पहुंचाया जाता है, इसकी एक बानगी राहुल गांधी ने सबूतों के साथ पेश की। राहुल गांधी ने जो डेटा जारी किया और जिस डेटा के जरिए अपनी बातों को सामने रखा, वो डेटा चुनाव आयोग का ही है। चुनाव आयोग के डेटा के जरिए राहुल गांधी और उनकी टीम ने 6 महीने तक कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल पर एक सीट की तहकीकात की और उसके बाद कुछ आरोप लगाए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए और ये सामने रखा कि आखिर वोटिंग में फर्जी वोटिंग कैसे की जाती है, कैसे एग्जिट पोल कुछ और नतीजे कुछ और आते हैं, कैसे एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को कहीं नहीं होता, कैसे नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, लाडली बहना तो कभी पुलवामा का तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक का। और इसके पीछे का जो मकसद था और इसके पीछे का जो उद्देश्य था राहुल का, वो ये बताना था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में तमाम अनुमानों के बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई। और राहुल गांधी ये बताते रहे कि चूंकि उनके पास पहले कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें, उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को कुछ कहने में झिझक होती थी। लेकिन अब उनके पास वो सबूत है और वो सबूत चुनाव आयोग के डेटा के आधार पर ही है। और चुनाव आयोग ने जो डेटा उन्हें उपलब्ध करवाया वो फिजिकल कॉपी है। 7 फीट ऊंची एक दस्तावेजों का ढेर है जिसके अंदर जांच करने में कांग्रेस की टीम को 6 महीने लगे, ऐसा राहुल गांधी ने दावा किया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में कहा कि जो तमाम एग्जिट पोल थे उसके विपरीत नतीजे आए। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने उसके साथ सांठगांठ कर ये पूरा खेल रचा। एक तरह से इशारों में राहुल का आरोप यह है, इशारों में ना कहें तो खुल के ही वो कह रहे थे। और राहुल को आशंका है कि जिस पैटर्न पर गड़बड़ियां की गई, घोटाले की गए, वही पूरे देश में दोहराए जा रहे हैं। क्योंकि राहुल के मुताबिक चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, डिजिटल कॉपी चुनाव राजनीतिक दलों को उपलब्ध नहीं करवा रहा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल के आरोप हैं कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स जोड़े गए। शाम 5 बजे के बाद भारी मतदान हुआ और सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की जो मांग कांग्रेस पार्टी ने की, उनके तमाम अनुरोधों को दरकिनार कर दिया। और एक कानून के जरिए ये भी अब रास्ता बना दिया गया कि अब सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में नष्ट हो जाएंगे और राजनीतिक दलों को वोटिंग के दौरान की सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाएगी। तो महाराष्ट्र में राहुल के आरोप हैं कि 40 लाख संदिग्ध वोटर ने फर्जी वोट डाले। और राहुल ने सबूत जो पेश किए, वो सबूत पेश किए उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल की। राहुल के आरोप हैं कि महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा वोटों के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, बीजेपी को फायदा पहुंचा और नैरेटिव ये गढ़ा गया कि लाडली बहना जैसे योजनाओं के जरिए कांग्रेस पीछे पड़ गई और ये जो शिंदे और बीजेपी की जो टीम है वो आगे बढ़ने में कामयाब रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प सवाल कि राहुल अब बेंगलुरु सेंट्रल की बात करते हैं। बेंगलुरु सेंट्रल में वो कहते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने आकलन किया था कि वो 16 सीटें जीत जाएंगे। ये कांग्रेस का आंतरिक सर्वे था।
16 में से 9 सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई, 7 सीट वो हार गई। अब उन हारी हुई सीटों में से एक सीट महादेवपुरा बेंगलुरु सेंट्रल पर राहुल गांधी ने अपने सबूतों को आधार बनाया है और उन्होंने जो डेटा लिया है उस डेटा के आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि मुख्यतः 5 तरीकों से फर्जी वोटिंग होती है। पहला, डुप्लीकेट वोट। दूसरा, फेक एड्रेस। तीसरा, बल्क वोटिंग, एक ही एड्रेस पे एक से ज़्यादा बहुत से मतदाता। चौथा, इनवैलिड फोटोज। और छठा, फॉर्म 6 का मिसयूज। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर, एक ही आईडी, वोटर आईडी कार्ड का वोटर एक से ज़्यादा विधानसभा सीटों में उसके नाम हैं। वो एक वोटर कई बार वोट करता है, यानी वो डुप्लीकेट है और उसके बाकायदा नाम, एड्रेस, फोटो के साथ वो व्यक्ति कई जगहों पर दर्ज है। और उन्होंने एक गुरकीरत सिंह का नाम लेकर उदाहरण सामने रखा जिन्होंने 4 बार वोटिंग की, 4 जगहों पर वोट डाले, उनके नाम 4 जगह दर्ज हैं, ये बाकायदा। दूसरा, फेक एड्रेस की बात राहुल ने की कि चुनाव आयोग ने जो एड्रेस जारी किए उसमें बहुत से जगहों पर मकान में लिखा हुआ था मकान नंबर 0, और कई एड्रेस ऐसे थे जहां कि वो फेक थे, फर्जी थे, क्योंकि उनकी कांग्रेस की जो टीम पहुंची, राहुल की जो टीम पहुंची, वो उन एड्रेस को ढूंढने में नाकाम रही। तीसरा, बल्क वोटर्स, यानी सिंगल एक एड्रेस पर 100 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, एक सिंगल बेडरूम के घर में 80 से ज़्यादा वोटर थे, एक पते पर एक ही जगह पर 40 से ज़्यादा लोगों के नाम दर्ज थे। उसके अलावा एक बात की उन्होंने इनवैलिड फ़ोटोज़ की, या फ़ोटोज़ इतने, वो वोटर लिस्ट में इतने छोटे थे, इतने छोटे साइज़ के थे कि जिन्हें देखकर आप पहचान नहीं सकते। और कई उसमें वोटर लिस्ट में कई में तो फ़ोटोज़ ही नहीं थे, नाम था लेकिन फ़ोटो नहीं थे। इसके बाद बात की उन्होंने फॉर्म 6 के मिसयूज़ की, यानी फॉर्म 6 यानी नए वोटर्स की। और राहुल ने एक शकुन रानी का उदाहरण दिया कि जो कि 75 साल से ज़्यादा की महिला हैं और पहली बार वो वोट डाल रही थी, और वो भी उन्होंने भी 2 जगह वोट डाला। यानी जिस फॉर्म 6 का उपयोग 18 से 22 साल के मतदाताओं को, नए मतदाताओं को जो पहली बार वोट दे रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस फॉर्म 6 के ज़रिए ऐसे लोग के वोट डलवाए गए जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, और उसमें से कुछ ले तो 1-2 बार वोट डाले। अब राहुल ने इसके आंकड़े भी जारी किए। अब आंकड़ों को सुनिए कि 40,000 वोटर के हाउस नंबर 0 थे, एक ही वोटर कई जगह वोट कर रहा था। 11,000 वोट चोरी, इस आधार पर 11,000 वोट इस आधार पर पड़े कि एक वोटर ने कई जगह वोट डाले। इस आधार पर एक सिंगल बेडरूम के घर में 80 वोटर तक मौजूद थे, ऐसा राहुल ने कहा। महादेवपुरा सीट की बात राहुल ने की, और उसके बाद उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो ये कि 10,000 से ज़्यादा वोटर एक ही एड्रेस पर पाए गए। 10,000 से ज़्यादा वोटर के एक एड्रेस पर थे। 70 साल से ज़्यादा की महिला जो शकुन रानी का जिक्र किया वो। हरियाणा में बीजेपी, राहुल ने यह भी जिक्र किया कि बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का अंतर मात्र 22,000 का था, और उस 22,000 वोट का अंतर जो है उसकी वजह से बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही। यानी राहुल ने खुला आरोप लगाया कि इन 6 चीज़ों से, जो उसका जिक्र मैंने किया, उन 6 चीज़ों का सहारा लेकर चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश कर रहा है। ये राहुल के आरोप हैं। अब चुनाव आयोग ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल शपथ पत्र दाखिल करें। शपथ पत्र दाखिल करके ये पूरी बात, जो ये आरोप वो लगा रहे हैं, वो चुनाव आयोग के सामने रखें, और इसे केवल हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा कि इस आधार पर वो अपनी बात सामने रखें। फिर उसका तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब राहुल से सवाल पूछा गया तो राहुल ने उसका पलटवार किया और ये कहा कि मैं राजनेता हूं और मैं सार्वजनिक तौर पर आपके सामने जो बात कह रहा हूं, चुनाव आयोग के दस्तावेजों के आधार पर ही कह रहा हूं, और यही मेरा शपथ पत्र है। तो राहुल अतीत में गए, चुनाव आयोग को सबूतों के आधार पर यह बताया कि देखिए, इन वजहों से
गड़बड़ियां हो रही हैं। जो कड़े मार्जिन के चुनाव हैं, जिनमें 3% 2% के फर्क से पूरी कहानी बदल जाती है, 3 से 4% वोटों के फर्क से, उनमें अगर ये गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है और चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को वोटर्स का डिजिटल डेटा नहीं दिया, चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए जिनकी मांग महाराष्ट्र के दौरान की गई कांग्रेस पार्टी की ओर से, और चुनाव आयोग सहयोग करने की जगह उल्टे राहुल से सवाल पूछ रहा है। और अब आता है मुद्दा एसआईआर का, क्योंकि ये सारी बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो पूछ रहे हैं, एकजुट हैं, एक मत हैं कि एसआईआर जो है, इस एसआईआर का एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को लाभ पहुंचाना है। ये विपक्षी दलों की मांग है। विपक्षी दलों का गठबंधन जो है इंडिया अलायंस, वो चुनाव आयोग के पास गया। चुनाव आयोग, अब नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जो इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के सेक्रेटरी रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। अब मुझे एग्जैक्ट ये मैं थोड़ी चूक हो सकती है मुझसे कहने में, लेकिन वो अमित शाह के से जुड़े रहे थे, अब वो संवैधानिक पद पर हैं। चुनाव आयोग से एसआईआर को लेकर बहुत से राजनीतिक दलों ने मिलने की कोशिश की और पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। तो उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए एसआईआर को लागू किया जा रहा है। ये बात कही गई। चुनाव आयोग ने कहा कि अब ये नया चुनाव आयोग है और ये अपने अंदाज में काम करेगा। एसआईआर पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की ओर से किए गए, कई सबूत यूट्यूब के जरिए भी दिखाए गए कि किस तरह जल्दबाजी में, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जल्दबाजी में ये प्रक्रिया अपनाई गई है। उसमें अभी आनन फानन में डेडलाइन को मीट करने के लिए बीएलओ काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो भी हलफनामा दिया उसमें साफ किया कि उन्होंने एकदम टाइम पे सब कुछ कर लिया है और टाइम पे उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, ये समय कम नहीं है। और चुनाव आयोग ने जैसा एसआईआर का जो मकसद बताया वो मैं आपके सामने एक बार फिर रखूं। ये मेरे पास चुनाव आयोग के आंकड़े हैं जो मैं अपने पास रख रहा हूँ, है मेरे पास। और इसके साथ उन्होंने जो कहा, बिहार में 7,24,00,000 मतदाताओं के फॉर्म, उन्हें एसआईआर फॉर्म मिल गए, जिस यानी 91.69% फॉर्म उनके पास हैं। 22 लाख वोटर मृत हैं। 36 लाख वोटर यानी 4.59% वो परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं बिहार या उन्हें नहीं मिले हैं। 7 लाख वोटर यानी 0.89% वोटर जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पर यानी एक से कई जगहों पर उनका नाम है। अब ये सवाल है कि जब चुनाव आयोग ये एसआईआर अभी कर रहा है तो पहले तो एक नैरेटिव ये भी बताया गया था, चूंकि बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ से अपनी बात रख रही है और चुनाव आयोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। यानी ये बात भी समझने वाली है, बतौर राजनीतिक दल एसआईआर पर बीजेपी को कोई आपत्ति नजर नहीं आती, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम दल इस पर आपत्ति उठा रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी दस्तावेज मांगे गए, जितनी जल्दी में मांगे गए, उसमें से बहुत सारे दस्तावेज गरीबों के पास, गुरबाओं के पास, मनरेगा मजदूरों के पास, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और बिहार में इसकी बड़ी आबादी है, उनके पास नहीं है। और चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और ऐसे एक और कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड, इसको मानने से मना कर दिया। उसके अलावा उन्होंने नए दस्तावेज मांगे और दिलचस्प है कि उनमें से बहुत सारे दस्तावेज में बनाने में ही इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग की ये प्रिंट आउट मैंने उनके वेबसाइट से जो रोज़ निकलता है उससे मैंने लेके बताया कि ये 22 लाख वोटर मृत हैं। ये चुनाव आयोग कब मृत हो गए भाई? अभी लोकसभा चुनाव से बीच में मृत हो गए, ऐसे तो कोई महामारी आई नहीं। तो इससे पहले जो वोटर लिस्ट था, जो राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब वो फर्जी था, उस पर ठीक से काम नहीं हो रहा था। और उसी वोटर लिस्ट पे जब लोकसभा चुनाव हुए तो फिर एसआईआर करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों, पारदर्शिता क्यों नहीं, इस पर सवाल है। और चुनाव आयोग जो अपने दस्तावेज में ये कहता है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 7,89,00,000 वोटर में से 7,24,00,000 आ गए। अब सुनिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये बीएलओज के डेटा उन्होंने दिए कि ये इतने सारे बीएलओज राजनीतिक दलों के उनके पास हैं, इनमें इतना वृद्धि हुई है, ये सब कह रहा हूँ। और उद्देश्य बता रहा है कि पहला एम एसआईआर का ये है चुनाव आयोग के मुताबिक कि पार्टिसिपेशन ऑफ
ऑल इलेक्टर्स एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा ये है कि नो एलिजिबल इलेक्टर इन बिहार शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तीसरा है कि नो टेम्पररी माइग्रेंट फ्रॉम बिहार शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, टेम्पररी माइग्रेंट भी नहीं छूटने चाहिए। नो अर्बन इलेक्टर इन बिहार इज लेफ्ट बिहाइंड और नो यंग elector is left behind. Regular involvement of all electors in all political parties or assistance by entire election staff including volunteers. तो चुनाव आयोग ये अपने उद्देश्यों की घोषणा तो कर रहा है और दस्तावेज में जो जानकारी दी वो मैंने आपको बताई। अब चुनाव आयोग ने आज ही एक और ये दस्तावेज दिया है और इस दस्तावेज में चुनाव आयोग कह रहा है कि देखिए भाई, ड्राफ्ट लिस्ट तो पब्लिश हो गई, उसमें कोई हमें अब इसमें से किसी भी पार्टी से कोई भी शिकायत, ड्राफ्ट लिस्ट यानी 1 अगस्त को पब्लिश होनी थी, आज 7 अगस्त है, तो इस ड्राफ्ट लिस्ट में अभी भी एक भी राजनीतिक दल ने अपनी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। यही चुनाव आयोग ने आज बुलेटिन, अपनी जो प्रेस रिलीज जो जारी करते हैं उन्होंने जारी किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम इलेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू ड्राफ्ट रोल, उसमें 5015 शिकायतें हुई, उनके पास आई हैं और इसमें निपटारा भी नहीं हुआ है। और फॉर्म 6 जिसके मिसयूज़ की बात राहुल गांधी कर रहे थे, वो ये चुनाव आयोग बता रहा है कि 27,517 फॉर्म 6 उनके पास भरे, ये मतलब उनके पास आए हैं ताकि नए वोटर उसमें हिस्सा ले सकें, शामिल हो सकें। तो भैया जब सवाल यही है भाई, जब पारदर्शिता की बात हो रही है, नेता विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग उन्हें जानकारी मुहैया क्यों नहीं करवा रहा है? इतने सवालों के बावजूद, विपक्ष के इतने सवालों के बावजूद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक या सर्वदलीय बैठक बुलाकर सारी आपत्तियों को खारिज क्यों नहीं कर रहा है? क्या दिक्कत है? ये सवाल है पारदर्शिता की, ये सवाल है लोकतांत्रिक मूल्य की। और जैसा कि विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो ओवैसी ने कहा कि ये बैकडोर से एनआरसी की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कह चुका है कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनको मानिए, चुनाव आयोग तैयार नहीं है। तो भाई चुनाव आयोग की क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग क्या एनआरसी फॉलो करवा रहा है? चुनाव आयोग को अपनी संवैधानिक साख बचाने की ज़रूरत है। जब राहुल गांधी ने ये कहा, नेता प्रतिपक्ष, कि चुनाव आयोग के गंभीर नतीजे होंगे, तो चुनाव आयोग ने उनके बयान को गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि सब अपने काम कीजिए, किसी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र में कोई हारे कोई जीते, लेकिन तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन्हें ये कहने का मोह नहीं होना चाहिए कि वो गलती से हारे। उन्हें हराया गया, हराती जनता है। तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की साख, किसी भी संवैधानिक संस्था की साख ही सबसे महत्वपूर्ण है। और चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और डटकर, बजाय राहुल गांधी से ये पूछने के कि आप शपथ पत्र दाखिल करके ये बताएं, इन आरोपों पर जवाब देना चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और अगले अहम मुद्दों पर हम आपसे जुड़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।